नमस्कार। हमने पूर्व वीडियो में मांग की लोच का अर्थ व उसकी श्रेणियों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मांग की लोच को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता का माप मांग की कीमत लोच कहलाता है। हम यहाँ विशेष रूप से कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों में पहली विधि फ्लक्स की प्रतिशत रीति है और इस विधि के अनुसार मांग की लोच मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर प्राप्त होती है। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया जाता है तो इस अनुपात से मांग की लोच की गणना की जा सकती है। मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम मांग मात्रा में परिवर्तन में मांग का भाग देते हैं और उसका 100 से गुणा कर लेंगे तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन प्राप्त होगा। और इसी तरह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कीमत में परिवर्तन व कीमत के अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे समझने के लिए हम उदाहरण के रूप में यह मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने पर मांग में 20% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच 20% अपन 10% = 2 आ जाएगी। तो ये मांग की लोच होगी जो 1 से अधिक है। यदि वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने पर मांग में भी 20% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर आएगी और इस प्रकार इसकी गणना की जाती है। वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने पर मांग में 10% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच 0.5 अर्थात 1 से कम। मांग की लोच मापने का दूसरा मेथड है वह है मार्शल की कुल व्यय रीति, टोटल आउटले मेथड गिवन बाय मार्शल। इस रीति के अनुसार वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है या कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा घटती है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और इसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जब प्राइस अर्थात कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा 100 इकाइयों से घटकर 40 इकाई हो जाती है तो उस पर टोटल एक्सपेंडिचर 1 × 100, 2 × 40, 80 अर्थात कीमत बढ़ने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय घट गया है। इसी प्रकार कीमत और बढ़ जाती है, 2 से 3 रुपये होती है तो कुल एक्सपेंडिचर 80 रुपये से 60 रुपये हो जाते हैं। या कीमत घटती है, जैसे 4 रुपये से घटकर कीमत 3 रुपये हो जाती है तो एक्सपेंडिचर 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि कीमत घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इलास्टिसिटी 1 से अधिक होगी और कीमत यदि बढ़ती है तो कुल एक्सपेंडिचर घटता है तो भी इलास्टिसिटी 1 से अधिक होती है। दूसरा है जब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और इसे इस उदाहरण से समझने की कोशिश की जा सकती है कि कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा 100 से घटकर 50 इकाई हो गई। कुल व्यय उस वस्तु पर उतना ही रहता है जितना पहले था। या कीमत घट जाती है, जैसे 3 रुपये से 2 रुपये हो जाती है तो कुल व्यय भी का 100 रुपये ही रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और इसका आधार एक ही है कि कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है उतना ही आनुपातिक परिवर्तन मांग में भी हो रहा है।
तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा इसी प्रकार बदल जाती है जिससे कि कुल एक्सपेंडिचर समान बना रहे। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कीमत बढ़ती है तो कुल एक्सपेंडिचर स्थिर रहता है और कीमत घटती है तब भी टोटल एक्सपेंडिचर स्थिर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तीसरी स्थिति है जिसमें जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा भी घटती है या कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन न होकर उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। कि इसमें भी उदाहरण से को स्पष्ट किया जा सकता है। कीमत यदि 1 रुपया है और वह बढ़कर 2 रुपये हो जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा 100 इकाई है जो घटकर केवल 80 इकाई होगी। कीमत दुगनी हुई लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा उतनी कम नहीं हुई, आधी नहीं हुई, तो इस पर किया जाने वाला व्यय बढ़ जाता है। और कीमत घटती है, जैसे 4 रुपये से घटकर 3 रुपये हो जाती है, तो कुल एक्सपेंडिचर 240 से घटकर 210 हो जाता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, यदि कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय में भी वृद्धि होती है, और कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय में भी कमी होती है। एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। मांग की लोच को मापने की तीसरी विधि है मांग की चाप लोच या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब एक मांग वक्र पर 2 बिंदुओं के मध्य मांग की लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। इसे ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार है। जैसे पहला सूत्र हम लेते हैं जिसका अध्ययन हमने अभी तक किया है, मांग की लोच इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संलग्न चित्र में पहले कीमत, वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मान लीजिए वह घटकर 8 रुपये रह जाती है। एक उपभोक्ता मांग वक्र के ए बिंदु से हटकर बी बिंदु पर आ जाता है और मांगी जाने वाली मात्रा 100 इकाई से बढ़कर 120 इकाई हो जाती है। इसे सूत्र में रखने पर मांग में परिवर्तन 20 इकाई का और कीमत में परिवर्तन 2 रुपये का, जो माइनस में होगा, और पुरानी कीमत 10 रुपये और पुरानी मांग 100 इकाई। इसे सूत्र में रखने पर 20/100 -2/1 मांग की लोच आ जाती है -1। यदि इसे हम ए से बी बिंदु पर जाते हुए अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम इसे उल्टे क्रम में चलें, अर्थात मांग वक्र पर हम बी बिंदु से ए बिंदु पर जाते हैं, इधर जाते हैं, अर्थात मान लीजिए कीमत प्रारंभ में 8 रुपये है जो बढ़कर 10 रुपये हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात इस प्रकार की जाएगी। मांगी जाने वाली मात्रा में इस कीमत के बढ़ने के कारण कमी आएगी और कीमत 2 रुपये वृद्धि होगी। इसे सूत्र में रखने पर मांग मात्रा में परिवर्तन -20 और प्रारंभिक मांग 120 आ जाएगी और कीमत में परिवर्तन 2 रुपये और प्रारंभिक कीमत 8 रुपये हो जाएगी। और इसे कैलकुलेट करने पर -0.66 अर्थात 0.66। तो इस तरह एक ही मांग वक्र पर ए से बी बिंदु पर चलने पर मांग की लोच आती है 1 इकाई, और मांग वक्र पर, इसी मांग वक्र पर बी से ए बिंदु पर जाने पर मांग की लोच आती है 0.66। दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी अधिक होने पर मांग की लोच अलग अलग आती है, क्योंकि आनुपातिक परिवर्तन बदल जाता है। इसलिए अर्थशास्त्री अन्य सूत्र
का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। दूसरा सूत्र है ED अर्थात मांग की लोच इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस x1, दोनों ही मात्राओं का योग कर लिया जाता है। इसी प्रकार कीमत में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए पहली वाली कीमत न लेकर दोनों कीमतें, प्रारंभिक और अंतिम दोनों कीमतों का योग करके परिवर्तन निकाला जाता है। और यदि इस सूत्र के अनुसार मांग की लोच की गणना की जाए तो A से B बिंदु पर जाने पर मांग की लोच के लिए मूल्य रखने पर मांग की लोच आती है 0.81। इसी प्रकार यदि हम B बिंदु से A बिंदु पर जाते हैं अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग की लोच ज्ञात करेंगे। सूत्र में सभी वैल्यूज रखने पर वैल्यू आती है 0.81, अर्थात यह सूत्र सही परिणाम प्रदान करता है। अर्थात चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, मांग की लोच दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात करने के लिए इस द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहार में दूसरे सूत्र का प्रयोग ज्यादा होता है। A व B बिंदु जितना नजदीक होंगे उतना ही सही मूल्य प्राप्त होता है। ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह केवल कीमत व मांग मात्रा के मध्य विपरीत या सीधे संबंध को व्यक्त करता है। लोच का मूल्य केवल संख्या में व्यक्त होता है और यह मांग की लोच चिन्ह से निरपेक्ष मूल्य होती है। मांग की लोच को मापने की चौथी विधि है मांग की बिंदु लोच या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब मांग वक्र पर एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है तो उसे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, अर्थात कीमत में अधिक परिवर्तन न होने पर मांग की बिंदु लोच ज्ञात की जाती है। मांग हाथ वाले चित्र में PR मांग वक्र है। यदि कीमत प्रारंभ में OM है तो मांगी जाने वाली मात्रा OQ है और कीमत घटकर यदि ON हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर OL हो जाती है, अर्थात MN या AC के बराबर कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा QL या CB के बराबर मात्रा बढ़ जाती है। सूत्र के रूप में मांग की लोच यदि इस A बिंदु पर ज्ञात करें तो हम स्पष्टीकरण के लिए ये मान लेते हैं कि कीमत M से घटकर N बिंदु पर आती है। तो ग्राफिकली हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे डेल्टा x अपॉन डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाई p अपॉन x, तो डेल्टा x हो गया CB मांग मात्रा में परिवर्तन। अगर कीमत M से N हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा CB के बराबर या QL के बराबर बढ़ती है। तो हमने यहाँ CB लिख दिया और डेल्टा P के जगह पर हम AC लिख देते हैं, AC। इसी तरह प्रारंभिक कीमत OM या AQ, OM और इसके बराबर ही AQ है, तो प्रारंभिक कीमत AQ और प्रारंभिक मात्रा वस्तु की OQ वस्तु की लिख दी जाती है। तो इस तरह सूत्र में CB अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाय AQ अपॉन OQ लिख दिया गया है। अब एक कंसीडर करें दो त्रिभुज AQR, जो यहाँ A, ये Q और ये R, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और इसी तरह ACB इसी त्रिभुज के अंदर स्थित ACB, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, अतः दोनों की भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यदि हम CB अपॉन AC देखें,
सी बी ए सी बी का आधार और ए सी इसका लंब, सी बी अपॉन ए सी, तो ये बराबर होगा क्यू आर अपॉन ए क्यू, क्यू आर अपॉन ए क्यू के बराबर होगा। तो इसे सूत्र में रखने पर, उपरोक्त सूत्र में, इस सूत्र में रखें तो ये वैल्यूज़ इस तरह आ जाएगी। सी बी अपॉन ए सी की जगह तो हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं क्यू आर अपॉन ए क्यू, क्यू आर अपॉन ए क्यू, और पहले वाली ए क्यू अपॉन ओ क्यू एज इट इज़ यहाँ रख देते हैं। तो अब ए क्यू और ए क्यू दोनों स्थानों पर है, यह निरस्त हो जाएगा और हमारे पास केवल अनुपात बचेगा क्यू आर अपॉन ओ क्यू, अर्थात क्यू आर आधार पर जिस बिंदु पर हम मांग की लोच माप रहे हैं उसके आगे का भाग और उससे पहले का भाग ओ क्यू, क्यू आर अपॉन ओ क्यू। एक स्थिति और बनती है जिसमें हम दो त्रिभुज ए क्यू आर जो हमने पहले भी कंसीडर किया है, ए क्यू आर, और त्रिभुज पी ओ आर, पी अर्थात ये संपूर्ण त्रिभुज पी ओ और आर, ये त्रिभुज कंसीडर करें। दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज है, अर्थात इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात आधार का अनुपात लंब पर और कर्ण पर भी बराबर होगा। इस प्रकार यदि क्यू आर अपॉन ओ क्यू, इस त्रिभुज का क्यू आर अपॉन ओ क्यू लें तो यह बराबर होगा ओ एम अपॉन पी एम, और यह भी बराबर होगा ए आर अपॉन पी ए आर अपॉन पी ए आर अपॉन पी ए पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें इस मांग वक्र के दो बिंदु मिलते हैं, और एक बिंदु पर हम यदि मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग अपॉन मांग वक्र पर बिंदु से ऊपर का भाग, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एंड अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, इससे मांग की लोच ज्ञात हो जाती है, अर्थात इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर अपॉन पी ए। तो इस तरह आप कह सकते हैं मांग की लोच ज्ञात करने का, पॉइंट इलास्टिसिटी ज्ञात करने के लिए किसी बिंदु पर मांग वक्र के किसी बिंदु से मांग वक्र के नीचे के भाग में मांग वक्र पर बिंदु से ऊपर के भाग का भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह ये मांग की लोच बाएं से दाएं चलने पर मांग वक्र के दो भाग करेंगे, बाएं से दाएं पहला भाग और फिर दूसरे भाग, पहले भाग में दूसरे भाग का भाग देना है। इसी प्रकार हम सूत्र की सहायता से मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो एस आर अपॉन पी एस, टी बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो टी आर अपॉन टी टी, आर बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो आर बिंदु से नीचे का भाग 0 अपॉन पी आर, तो ये 0 आ जाएगी। टी बिंदु पर मांग वक्र का नीचे का भाग छोटा है और ऊपर का भाग बड़ा है, तो छोटे में बड़े का भाग दिया जाएगा, तो मांग की लोच इकाई से कम आएगी। एस बिंदु पर दोनों भाग बराबर है, पी आर, एस आर और पी आर बराबर है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। पी बिंदु पर मांग की लोच पी आर अपॉन 0, तो ये अनंत इनफाइनाइट। यदि
मांग वक्र वक्र की फॉर्म में है तो उस वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस पर एक टेंजेंट खींच दिया जाता है, स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श रेखा पर बिंदु से नीचे का भाग अपान बिंदु से ऊपर के भाग से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। तो इस उदाहरण में एस आर अपान पी एस के बराबर मांग की लोच होगी। थैंक यू। इकोनॉमिक्स बाय एस सी।